दोस्तों, क्या आप फूलन देवी को जानते हैं? हाँ, वही फूलन देवी जो समस्त दुनिया में बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर थी और आज भी मशहूर है। आज भी कुछ लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं, तो कुछ लोग उन्हें कुख्यात डकैत, साथ ही साथ उसे बहुत हत्यारन कहते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे लोगों को लाइन में खड़े करके गोली मार देती है। दोस्तों, इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा शुरू से चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते और खुद ही न्याय अपना ढूंढने के लिए हथियार उठा लेते हैं, तलवार उठा लेते हैं। उसी में से एक थी फूलन देवी, जो बाद में बैंडिट क्वीन के नाम से समस्त दुनिया में मशहूर हो गई। आखिर उसके पीछे की कहानी क्या थी? आखिर क्यों उसे फूलन देवी से बैंडिट क्वीन बनना पड़ा? अगर आपको ये लगता है कि उसके साथ जो भी जघन्य अपराध हुए थे, उसका रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, जिसके कारण वो फूलन देवी बैंडिट क्वीन बनी थी, तो आप गलत हैं। क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ रही थी। वह पितरात्मक जो सत्ता है, पुरुषात्मक जो सत्ता है, उसके खिलाफ लड़ रही थी। आखिर क्यों? आइए पूरा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जलौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत आई थी। आखिर मल्लाह देवी दीन के घर नई मुसीबत क्यों आई थी? इसके पीछे रीज़न है कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी। दोस्तों, भारत में आज भी और प्राचीन काल से ही कुछ लोग बेटी के जन्म होने पर खुशियाँ नहीं मनाते। वहीं अगर जब बेटा पैदा हो जाए तो नगाड़े बजाते हैं, धूमधाम से उसकी वर्सी मनाते हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, फूलन देवी के पिता मल्लाह देवी दीन को भी यह बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जिस बेटी के पैदा होने पर उन्हें घोर निराशा हुई थी, एक दिन उसकी बेटी का मृत्यु बैंडिट क्वीन बनकर होगा और उस बैंडिट क्वीन का मृत्यु सारी दुनिया में हड़कंप मचा देगा। एक समय ऐसा आता है जब फूलन देवी के चाचा उसके सारे ज़मीन को हड़प लेते हैं, और जब इस बात का पता फूलन देवी को चलता है तो वो अपने चाचा से भिड़ जाती है, अपना चचेरे भाइयों से भिड़ जाती है और हाथापाई पर उतर जाती है। साथ ही साथ वह उक्त ज़मीन पे, जो लगभग 1 एकड़ ज़मीन था, वहाँ पर बैठ के धरना देने लगती है। और उसके इस व्यवहार से उसके चाचा लोग काफ़ी नाखुश थे। उसके चाचा तो छोड़िए, उसके खुद के पिता भी नाखुश ही थे, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि मुझे लड़ाई नहीं करना है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करना है। अगर लड़ाई करेंगे तो हम गरीब हैं, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। वहीं उसके चाचा मुखिया बन चुके थे। और फूलन देवी का जो स्वभाव था बचपन से ही उग्र था। ऐसा नहीं कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन हड़प ली थी जिसके कारण वह अग्रेसन दिखा रही थी, ऐसा नहीं है। वो हर बात में अग्रेसिव हो जाती थी। इसी के कारण, इस रवैये के कारण उसके पिता ने उससे सोचा कि इसको हम जल्द से जल्द इसकी शादी कर देते हैं, और उसकी शादी कर दी गई। और शादी भी की गई तो किससे? एक अधेड़ व्यक्ति से, जिसका उम्र 40 से 45 साल के बीच में था। और वहीं फूलन देवी की उम्र महज 11 साल की ही थी। अपनी शादी को लेकर फूलन देवी काफ़ी विरोध करती है, वो अपने पिता से तक लड़ जाती है, लेकिन अंततः उसे नियति का, फिर पिछले जन्म का जो भी कर्म होता है या फिर जो भी कहें, वो अंत में मान लेती है और उसे नियति कहकर स्वीकार कर लेती है। फूलन देवी के पिता जिस व्यक्ति के बारे में यह सोचते थे कि वो बहुत ही रईस व्यक्ति है, मैं इसे ही अपनी पुत्री का शादी करवा दूंगा उस अधेड़ व्यक्ति से, वहाँ जहाँ पर वह सुखी रहेगी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे दहेज देकर अपनी बेटी की शादी करा पाऊँ। इसी कारण से वह अधेड़ व्यक्ति के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं अपने बेटी को जो है एक सुखमय ज़िंदगी दे दिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने बेटी को एक जलती हुई आग में झोंक दिए हैं, क्योंकि एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कराना किसी भी एंगल से सही नहीं होता। उस अधेड़ व्यक्ति शादी तो कर लिया, फूलन देवी के साथ रहने लगा, लेकिन वह फूलन देवी को बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। कई बार वह भागकर मैके जाती है, लेकिन मैके में उसे शरण नहीं मिलता, और अंततः वह पुनः ससुराल चली जाती है, जहाँ उसके साथ फिर से उसी तरह का सलूक किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और अंततः वह हार मानकर वहाँ पर रहने लग जाती। इतना कुछ सहने के बाद भी नियति को फूलन देवी पर तरस नहीं आता है, और फूलन देवी के पति, जो अधेड़ व्यक्ति जिसका उम्र 40 से 45 साल का था, वह दूसरी शादी करके नई पत्नी को घर ले आता है। इस बात को लेकर फूलन देवी पूरा जोर विरोध करती है, और
वहाँ से वो चल निकलती है, अपने मायके को पहुँचती है। वहीं दूसरी ओर उसके चचेरे भाई जिसके पिता शायद मुखिया थे उस इलाके के, वह क्या करते हैं कि फूलन देवी के किसी केस में फंसाकर उसको जेल में डलवा देते हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ भी जेल में भी उसके साथ कुछ अभद्र होता है, कुछ गलत कार्य उसके साथ किया जाता है, छेड़खानी वगैरह किया जाता है। जब इस बात को पता फूलन देवी के किसी रिश्तेदार को पता चलता है जो कि एक डकैत था, तो वह फूलन देवी को आमंत्रण करता है कि आओ और मेरे साथ डकैत बन जाओ। फिर क्या था, फूलन देवी बैंडिट क्वीन बन जाती है, डकैत बन जाती है। डाकू बनने के बाद सबसे पहला काम फूलन देवी यह करती है कि वह अपने साथियों को एकत्रित करके अपना ससुराल जाती है। जानते हैं क्यों? अपना उस पति से बदला लेने के लिए जिसने उसकी ज़िंदगी को नर्क कर दिया था। वह अपना पति को सारे समाज के सामने, समस्त गांव वालों के सामने खींच कर बाहर निकालती है और उसकी वहीं पे हत्या कर देती है। और समस्त गांव में और उस समस्त इलाकों में यह ऐलान पहुंचाती है, ऐलान करवाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति कम उम्र की लड़की से शादी करेगा उसको फूलन देवी जान से मार देगी। और उस समय वहीं पे उस इलाके में जो कम उम्र की लड़की का शादी होता था वो बंद हो जाता है। कोई भी अधेड़ व्यक्ति कम उम्र की लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं फूलन देवी नहीं आ जाएगी और उसे हत्या न कर देगी। फिर क्या था, समस्त इलाके में अधेड़ व्यक्ति, कोई भी अधेड़ व्यक्ति किसी भी कम उम्र की नाबालिग लड़की से शादी करने को राजी नहीं होता था। जानते हैं क्यों? कि उसे खौफ होता था कहीं ना कहीं कि फूलन देवी मुझे मिल जाएगी और मेरी हत्या कर देगी। एक बात के लिए आप फूलन देवी को दोष दे सकते हैं कि वह न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं करती है और खुद ही अपना फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है अपने पति को मार के। साथ ही वह जुर्म भी करती है, क्योंकि हथियार उठाना कतई सही नहीं होता। हमें प्रशासन पे भरोसा करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के कुछ लोग साथ ही साथ इस बात के लिए भी फूलन देवी का समर्थन करते हैं कि उसके कारण ही सही, लेकिन वहाँ के जो लड़कियाँ थी उसकी ज़िंदगी कुछ हद तक ठीक हो जाती है, जिसे लोग नर्क में झोंक देते थे कम उम्र में शादी करके, वह कम उम्र में शादियाँ होना बंद हो गई। फिर फूलन देवी का जीवन थोड़ा करवट लेती है। जी हाँ, वो अपने खेमे के सरदार तो होती ही है, लेकिन वहाँ पर 2 खेमे और थे। एक खेमे का सरदार का नाम था बाबू गुज्जर, तो दूसरे खेमे का जो सरदार था उसका नाम था बिक्रम मल्लाह। बिक्रम मल्लाह, लोग ऐसा कहते हैं कि फूलन देवी के शायद कोई रिश्तेदार में भी थे। वही बाबू गुज्जर एक गुज्जर समुदाय के थे। बाबू गुज्जर और बिक्रम मल्लाह दोनों फूलन देवी के प्रेम में पागल थे, या फिर यूँ कहिए कि उसके आकर्षण में आकर्षित थे। बिक्रम मल्लाह तो फूलन देवी को वैसा कुछ ज़बूर ज़बरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि शायद वो उसे प्यार करता था, लेकिन बाबू गुज्जर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और इस जोर ज़बरदस्ती के कारण बिक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर को मार डालता है, उसकी हत्या कर देता है। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद उसके 2 दोस्त श्री राम सिंह और लाला राम सिंह दोनों बाबू गुज्जर का बदला लेने के लिए बिक्रम मल्लाह के पास जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वह यही नहीं रुकते, उन्हें लगने लगता है कि जो बाबू गुज्जर की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं फूलन देवी के कारण ही हुआ है, क्योंकि अगर फूलन देवी चाहती तो शायद उसकी मौत ना होती। और वह लोग फूलन देवी को लेकर वहाँ से चल जाते हैं, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ बहुत ही घिनौना कृत्य होता है। उसे कई महीनों तक उसके साथ रेप होता है और सामूहिक बलात्कार होता है, और उसका जीवन इतना नरक हो जाता है कि अगर वह एक आम औरत होती, अगर वह एक आम लड़की होती तो शायद दम तोड़ देती, लेकिन पता नहीं फूलन देवी फिर भी कैसे जिंदा रह जाती है और सारी यातनाओं को सह जाती है। इतनी यातनाओं के सहने के बाद जब फूलन देवी के खेमे के किसी व्यक्ति के, अति फिर यूँ कहिए कि उसके पुराने साथी को जब पता चलता है कि फूलन देवी के साथ इतना घिनौना कृत्य हो रहा है, तो उसे चुपके से किसी तरह से उसे बचा के लाते हैं और फिर से अपने खेमे में शामिल करते हैं, जहाँ से फूलन देवी के अंदर एक ही चीज़ था कि हमें उस दोनों श्री राम सिंह और लाला राम सिंह की हत्या करनी है, मीन्स करनी है। फिर क्या था, एक तारीख आता है 14 मई 1981। उस दिन फूलन देवी एक पुलिस ड्रेस पहनती है और पुलिस बनकर जो श्री राम सिंह और लाला राम सिंह थे उसके गांव में पहुंच जाती है, जहां पर शायद शादी हो रहा था। और वो शायद उस गांव का नाम बेमही गांव था, जहां पर शादी हो रहा था, जहां पे बहुत सारे रिश्तेदार लोग आए थे।
और वहीं पे फूलन देवी बदला लेने के लिए पहुंच जाती है और देखती है श्री राम सिंह और लाला राम सिंह नहीं मिलता। जब वो भाग जाता है तो वो गुस्से से पागल तो थी ही, वह करती क्या है कि बाकी बचे ठाकुरों को जो बेगुनाह थे, सिर्फ बस उसका कसूर यही था कि वो ठाकुर समाज से थे, उसे लाइन में खड़ी करती है और गोलियों से भूंज देती है। टोटल 22 लोग लाइन में खड़ी करती है और सभी को गोलियों से भूंज देती है, जिसमें से 21 लोगों को मौके पर ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति बच जाता है। जब ये घटना को अंजाम फूलन देवी दे रही थी उस समय बहुत लोग उसके खिलाफ हो गए थे। कई लोग फूलन देवी के प्रशंसक थे, वो भी उसके खिलाफ हो गए क्योंकि वह बेगुनाह लोगों को मार देती। जो उसका शिकार था उसको ना मार के उसकी जाति के लोगों को, उसके गांव के लोगों को हत्या कर देती है, जो कि कतई सही नहीं था। मात्र एक व्यक्ति जो बच जाता है, 22 लोगों में से जो एक व्यक्ति बच जाता है उसका नाम चरण सिंह था। वह व्यक्ति BBC में जब इंटरव्यू दे रहा था तो वो बताता है कि अगर लाला राम सिंह और श्री राम सिंह दोनों अगर मिल गए होते तो फूलन देवी हम लोगों को कभी नहीं मारती। पहले वह हम लोग को पूछती है कि लाला राम सिंह और श्री राम सिंह किधर है। जब उसका आंसर नहीं मिलता तो गुस्से में आकर वो हम लोग को, जिनमें से किसी भी व्यक्ति का कोई कसूर नहीं था, सब कोई बेगुनाह थे, बस फर्क इतना था, और फिर यूँ कहिए कि दोष इतना था कि वे भी ठाकुर समाज से आते थे। उन सबको वह गोली से छिन्न भिन्न कर देती है, सभी को मार डालती है। सिर्फ एक व्यक्ति बचता है जिसका नाम होता है चरण सिंह। बेहमही नरसंहार के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो जाती है और उसका एक ही काम होता है किसी भी राही को छीनना, किसी भी बड़े व्यक्ति जो समाज में जिसका वर्चस्व है और फिर जो ज़्यादा पैसा वाला है, अगर उसका बच्चा स्कूल पढ़ने को जाता है उसको किडनैप करना और फिर उस पैसे वाले व्यक्ति से फिरौती की मांग करना। साथ ही जो बड़े बड़े ट्रक होते थे, चाहे जिसे हम लोग लोरिया कहते हैं, बड़े बड़े लोरी होते थे, उसको लूटती थी और लूटकर ही अपना जीविका चलाती थी। या फिर यूँ कहे तो अपने साथी समेत पूरा जो टीम था उसका भरण पोषण करती थी। और ऐसे ही कई सालों तक चला, उसे कोई भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उसे पुलिस भी खौफ खाती थी। फिर कई दिन बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब 13 फरवरी 1983 को फूलन देवी सरेंडर करने को राजी हो जाती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करती क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए वो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर करती है और सरेंडर करने से पहले यह बात कहती है कि अगर हमको प्रशासन या फिर सरकार हमको इस बात के लिए आश्वस्त करे या फिर मुझे वादा दे कि मेरे किसी भी साथियों को वो मृत्यु दंड नहीं देगा, फांसी नहीं देगा। साथ ही साथ जो भी ज़मीनें हमारे चाचा ने हमसे छीनी थी उस ज़मीन को पुनः वापस करवाने की मांग करती है। उसके मुताबिक होता भी है और फूलन देवी 1983 में आत्मसमर्पण करती है। मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण करने के बाद फूलन देवी लगभग 11 साल तक जेल में रहती है। फिर मुलायम सिंह यादव की कृपा दृष्टि उस पर जाती है और उसके सारे केस को माफ़ कर दिया जाता है। फिर 1994 में वह राजनीति में आती है और मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ती है समाजवादी टिकट पे और वह चुनाव जीत जाती है। फिर दूसरी बार वह चुनाव हार जाती है और तीसरी बार जब वह चुनाव लड़ती है तो फिर जीत जाती है। और इस तरह से वह उत्तर प्रदेश के जितने भी फेमस लोग थे, फेमस नेतागण थे, प्रसिद्ध नेतागण थे, उसमें से एक मशहूर हो जाती है। राजनीति में आने के बाद फूलन देवी पिछड़ी लोगों को ऊपर तक लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण करती है जिसका नाम रखती है एकलव्य मिशन। और उसी एकलव्य मिशन में एक व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम होता है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा वह व्यक्ति था जो किसी खास उद्देश्य से एकलव्य मिशन को ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे बदला लेना होता है फूलन देवी से। कौन सी बदला? वही बदला जिसमें वो ठाकुरों को वो हत्या करती है, 21 ठाकुरों को लाइन में खड़े करके गोली मारती है। आखिर हुआ भी यूँ। एक बार की बात है, शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और वहाँ पे नमस्ते प्रणाम जो भी है प्रोटोकॉल होता है
उसके बाद फूलन देवी उन्हें खीर खाने को देती है और खीर खाने के बाद शेर सिंह राणा जब वापस जाने लगते हैं तो गेट के पास आते आते वो फूलन देवी पे अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद वहीं पे फूलन देवी की मौत हो जाती है और फूलन देवी का चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन आज भी उसे लोग भुला नहीं पाए हैं। फूलन देवी की मौत के बाद जब शेर सिंह राणा से पूछा जाता है कि आपने फूलन देवी को क्यों मारा, जबकि आप भी उसी के पार्टी के थे, एकलव्य मिशन का हिस्सा थे, तो बताते हैं कि हमने फूलन देवी का मारा नहीं है बल्कि उसका वध किया है, क्योंकि वह बेमही नरसंहार का वह दोषी थी जिसका मैंने बदला लिया था। वही बेमही नरसंहार जहाँ पे वह ठाकुरों को लाइन में खड़े करके गोली मार देती है। फूलन देवी को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोग उसको दुष्टों को संहारक देवी की तरह पूजते हैं तो कुछ लोग उसे हत्यारन बताते हैं। आपको क्या लगता है, आखिर फूलन देवी कौन थी, हत्यारन थी या फिर दुष्टों की संहारक थी? मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि आपके पास विवेक है, आप अपने विवेक के अनुसार इसका उत्तर दीजिए। दूसरी बात यह है कि फूलन देवी आखिर जो डकैत बन गई इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है? क्या इसका मेन उत्तरदायी उसके पिता थे जिन्होंने कम उम्र में अपने बेटी की शादी एक शराबी जो कि अधेड़ व्यक्ति था, जिसका उम्र 40 साल से ज़्यादा था, उसके साथ उसका शादी करा दी जाती है? क्या वही इनका जिम्मेवार थे या फिर उसके जिम्मेवार या फिर वह जल्लाद रूपी वह पुरुष जो इस पर दया नहीं करता है, इसे यातना पे यातना देते रहता है, या फिर उन दरिंदों को जिसने फूलन देवी को लगातार नोचा, कई दिनों तक भूखे प्यासे रखा, या फिर उस प्रशासन व्यवस्था को जिसने फूलन देवी को न्याय दिलाने में असमर्थ रही। अगर सही समय पे अगर फूलन देवी को न्याय मिल जाता तो शायद वह ऐसे घटना को अंजाम नहीं देती। आपको जो भी लगे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।